नमस्कार सभी साथियों को। स्वागत करता हूँ सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट एग्ज़ाम 2023 या थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए राजस्थान अध्ययन का पेपर नंबर 3 लेकर आया हूँ। देखिएगा, कक्षा 6 की जो राजस्थान अध्ययन की किताब है, इसमें टोटल आपके 10 पार्ट है साथियों। जो टेस्ट नंबर 1 हमने किया था, उसमें 45 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमने हल किए थे और ये आपके पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने कंप्लीट किया था। टेस्ट नंबर जो हमने किया था साथियों, पार्ट 3 जो है राजस्थान अध्ययन का, वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो उसको हमने नहीं किया। चौथा जो अध्याय था, वो आपके सिलेबस में था, उससे हमने प्रश्न किए। पाँचवाँ अध्याय आपके सिलेबस में नहीं है, उसको नहीं किया और जो छठा आपका अध्याय है, वो सिलेबस में है, उसको भी किया। तो यहाँ से पार्ट 4 और पार्ट 6 से हमने 48 महत्वपूर्ण प्रश्नों को किया था और आज ये जो तीसरा टेस्ट है, इसमें पार्ट 7 राजस्थान अध्ययन कक्षा 6, पार्ट 8 राजस्थान अध्ययन कक्षा 6, जल संसाधन व संरक्षण और आजीविका के प्रमुख क्षेत्र, दोनों ही टॉपिक आपके साथियों रीट एग्जाम से संबंधित है, जो कि लेवल 1 के लिए भी है और लेवल 2 के लिए भी है। इन दोनों अध्यायों से हम 44 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करने वाले हैं और इसके बाद में आपके 9वां और 10वां अध्याय जो है, ये आपके कल आ जाएगा, जिसमें भी आपके दोनों ही जो पार्ट है 9वां और 10वां, ये भी आपके सिलेबस में है साथियों। तो कल आपके हमारा राजस्थान जो कक्षा 6 की पुस्तक है, ये कंप्लीट हो जाएगी साथियों यूट्यूब पर। तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। सभी को पता है कि राजस्थान अध्ययन की जो किताबें हैं, यहीं से आपके राजस्थान जीके के प्रश्न छपते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न देख लेते हैं साथियों। देखिएगा प्रश्न नंबर 1 को, बनास किस नदी की सहायक नदी है? यह आपके अध्याय जो 7 है, इसका पहला प्रश्न है। ठीक है, तो चंबल, लूणी, बाणगंगा और माही नदी, तो इनमें से जो बनास नदी की सहायक नदी है, उस नदी का चयन आपको पहले प्रश्न में करना है मित्रों। बताइए पहले प्रश्न में इनमें से आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा? तो देखो, बनास किस नदी की सहायक नदी है? बाणगंगा की है? जी नहीं है। लूणी की भी नहीं है और माही की भी नहीं है, बल्कि जो बनास नदी है साथियों, ये चंबल नदी की सहायक नदी है। तो विकल्प नंबर 1 पहले प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 2 की ओर। दूसरा प्रश्न देखेंगे मित्रों। प्रश्न नंबर 2 में क्या है? दूसरा प्रश्न है, माही बजाज सागर परियोजना कहाँ विकसित की गई? बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, उदयपुर में और कोटा में। तो इनमें से जिस जिले में माही बजाज सागर परियोजना विकसित की गई है, वो जिला आपको प्रश्न संख्या 2 में बताना है साथियों। तो देखिएगा, कोटा में और उदयपुर में तो नहीं की गई, पहला या दूसरा। दूसरे प्रश्न का आंसर देखते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 2 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? तो विकल्प नंबर जो 1 है, बांसवाड़ा में। बिल्कुल बांसवाड़ा जिले में जो है माही बजाज सागर परियोजना विकसित की गई है। तो प्रथम विकल्प आपके दूसरे प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ेंगे साथियों। देखिएगा प्रश्न नंबर 3 को, राजस्थान की जल विभाजक रेखा किसे कहते हैं? पूर्वी मैदान को, पश्चिमी मरुस्थल को, अरावली प्रदेश को और दक्षिणी पठार को। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर बताइए। देखिएगा साथियों, जो स्टडी विद पीएन लोधा एप्लीकेशन है, इस पर 99 वाले कोर्स में मैंने कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक की जो राजस्थान अध्ययन की किताबें हैं, इनको कंप्लीट करवा दिया गया है। तो अगर आप चाहो तो बिल्कुल इनको ऐप पर टेस्ट के माध्यम से भी हल कर सकते हो। कंप्लीट डाला हुआ है, ठीक है ना। पूरा जो कोर्स है, कक्षा 6 से 12वीं तक की जो किताबें हैं, जो भी आपके अध्याय है, सभी अध्यायों को सम्मिलित किया गया है। लगभग 60 के आसपास टेस्ट है उसमें, जो 99 वाला जो कोर्स है उसमें साथियों। और इसमें आपके राजस्थान का इतिहास और संस्कृति कक्षा 10 की एक किताब चलती है, जिसमें जो भी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, उस पुस्तक को भी मैं इस जो 99 वाला कोर्स है, इसमें कंप्लीट करवाने वाला हूं। तो ऐप डाउनलोड का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे रखा है और साथ ही आप प्ले स्टोर पर जाकर भी ऐप को डाउनलोड करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो मित्रों। तो राजस्थान की जल विभाजक रेखा जिसको कहा जाता है, वो किसको कहा जाता है साथियों? अरावली पर्वतमाला को। किसको कहा जाता है? अरावली पर्वतमाला को कहा जाता है भाई। ठीक है, विकल्प नंबर जो 3 है आपके तीसरे प्रश्न का सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 4 की तरफ। देखिएगा प्रश्न नंबर 4 को, राजस्थान के अफवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? 1, 2, 3 और 4। देखो, बिल्कुल प्रामाणिक प्रश्न पढ़ रहे हो आप, बिल्कुल प्रामाणिक ये प्रश्न है, जो कि ऑथेंटिक किताब से बनाए हुए प्रश्न है। और ये प्रश्न आपके लिए बेहद उपयोगी है मित्रों। पूरे ही 44 प्रश्नों को हल करके जाना। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है और माइनस मार्किंग है आपके 1/3। ठीक है, गलत प्रश्न करने पर आपके 1/3 नंबर कम होंगे, क्योंकि रीट एग्जाम में भी आपके ऐसा होने वाला है। तो देखो, राजस्थान के अफवाह तंत्र को जितने भागों में बांटा गया है,
कितने भागों में बांटा गया है साथियों? 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। विकल्प नंबर आपका कौन सा सही रहेगा? आपके थर्ड विकल्प प्रश्न संख्या 4 का सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे मित्रों प्रश्न नंबर 5 की ओर। 5वां प्रश्न देखेंगे, राजस्थान के अपवा तंत्र को बांटा गया है बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र, अरब सागर का अपवा तंत्र, आंतरिक अपवा तंत्र और सभी। देखो धीरे धीरे प्रश्नों का लेवल बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे हम आगे की कक्षाओं में जाएंगे बहुत ही शानदार क्वालिटी के प्रश्न मिलेंगे। हालांकि ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे राजस्थान के अपवा तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है, कौन कौन से? बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र, अरब सागर का अपवा तंत्र और आंतरिक अपवा तंत्र। तो मतलब इनमें से सभी वाला जो चौथा विकल्प है आपके प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर है मित्रों। चलिए प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ते हैं। तो छठा प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 में क्या है आपके, अरावली पर्वत से पूर्वी भाग में बहने वाली नदियां जैसे बनास, काली सिंध, पार्वती, चंबल इत्यादि किस अपवा तंत्र का भाग है? बंगाल की खाड़ी का, अरब सागर का, आंतरिक अपवा और सभी। तो देखो यह आपके अरावली पर्वतमाला है। अब अरावली जो पर्वतमाला है साथियों, अरावली पर्वतमाला के पूर्वी भाग में, पूर्वी भाग मतलब इधर, ठीक है ना? तो इधर जो नदियां बहती है जैसे बनास, काली सिंध, पार्वती, चंबल, ये जिस अपवा तंत्र का भाग है वो कौन सा अपवा तंत्र है? छठे प्रश्न का आंसर देखे तो देखो भाई ये नदियां कहाँ जाकर मिलती है? यमुना नदी में, ठीक है ना? और यमुना नदी अपना जो जल है वो कहाँ ले जाती है? बंगाल की खाड़ी में ले जाती है साथियों। तो फिर ये नदियां किसके अंतर्गत आती है? बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत आती है। अतः विकल्प नंबर आपका जो 1 है मित्रों प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 की तरफ। देखिएगा प्रश्न नंबर 7 को, अरावली पर्वत के पश्चिमी भाग में कुछ नदियां बहकर जैसे माही, लूणी, साबरमती किस तंत्र का हिस्सा है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, आंतरिक प्रवाह और इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने देखा था कि भाई जो छठा प्रश्न था वो अरावली पर्वतमाला के पूर्वी भाग की ओर बता रहा था, ठीक है ना? और ये 7वां जो प्रश्न है ये पश्चिमी भाग इधर आ जाएगा आपके। तो इधर जो नदियां आती है पश्चिमी भाग की तरफ वो किस अपवा तंत्र का हिस्सा रहेगी साथियों? आपके अरब सागर का हिस्सा रहेगी। तो विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न नंबर 7 का सही आंसर है मित्रों। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8 की ओर। आज ऐप पर एसएसटी वाले जो लेवल 2 वाले हैं भाई, कल लेवल 1 का मैराथन पेपर नंबर 7, लेवल 2 हिंदी का मैराथन पेपर नंबर 5 अपलोड किया था। और आज ऐप पर 149 वाले कोर्स में ही एसएसटी लेवल 2 के पूरे 150 प्रश्नों का टेस्ट आएगा। साथ ही एसएसटी लेवल 2 के लिए साथियों टेस्ट नंबर 27 भी आएगा। टॉपिक वाइज जो टेस्ट चल रहे हैं 5 दिन में आपके सिलेबस पूरा हो जाएगा टॉपिक वाइज एसएसटी लेवल 2 का। उसके बाद आपके लिए कंप्लीट बिल्कुल नए प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है, एसएसटी लेवल 2 के। और जो साइंस वाले हैं साथियों लेवल 2 के, इनके जो पेपर नंबर 15 है टॉपिक वाइज जो चला रखा है वो आपके पेपर नंबर 15 साइंस वालों के लिए आएगा। तो ये आज जो ऐप पर टेस्ट आने वाले हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया है। निश्चित रूप से ये जो सीरीज चला रखी है 149 वाली, ये पूर्णतः रीट पर आधारित है, रीट के सिलेबस पर, संपूर्ण सिलेबस पर साथियों। तो एग्जाम तक आपको इसी प्रकार से टेस्ट मिलते रहेंगे जैसे आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। निश्चित रूप से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते हो तो पिछले जो 190 टेस्ट है टॉपिक वाइज वो भी आपको इसमें मिल जाएंगे मित्रों। देखो प्रश्न संख्या 7 में कौन सा विकल्प सही है आपके? देखो साथियों 7वें प्रश्न में आपके अरब सागर बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है ना? प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे मित्रों। देखिएगा प्रश्न नंबर 8 को, घग्गर, बाणगंगा, कांतली, साभी, रूपारेल और मेंढा जैसी नदियां किसका हिस्सा है? बंगाल की खाड़ी का, अरब सागर का, आंतरिक या भूमिगत अपवा तंत्र और इनमें से कोई भी नहीं। तो देखो भाई हमने पिछले प्रश्नों में देखा है कि जो नदियां इधर अरावली से पूर्व की ओर बहकर अपना जल यमुना में गिराती है और वो फिर आपके इधर चली जाती है, ठीक है, यहाँ से कुछ नदियां इधर चली जाती है। अब ये अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में जाने वाली नदियां है, लेकिन कुछ नदियां राजस्थान में ऐसी होती है जो न तो अरब सागर का हिस्सा होती है न बंगाल की खाड़ी का हिस्सा होती है, बल्कि ये नदियां साथियों राजस्थान में ही विलुप्त हो जाती है। जैसे घग्गर है, बाणगंगा है, कांतली है, साबी है, रूपारेल है, मेंढा है, और इनको आंतरिक या भूमिगत अपवा तंत्र के अंतर्गत रखा जाता है। तो विकल्प नंबर 3 आपके प्रश्न नंबर 8 का सही आंसर है मित्रों। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 9 की तरफ। 9वां प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न नंबर 9 में क्या है? चंबल नदी के संबंध में सत्य कथन है, इसका उद्गम एमपी के विंध्याचल पर्वत से होता है,
यह राजस्थान की सबसे लंबी नदी व एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी है। इसका राजस्थान में प्रवेश चित्तौड़गढ़ के बेसरोडगढ़ से होता है और इनमें से सभी सत्य है। तो आपको प्रश्न नंबर 9 में चंबल नदी के संबंध में सत्य कथन का चुनाव करना है। और मित्रों 9वें प्रश्न का आंसर देखें तो चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? एमपी के विंध्याचल पर्वत से। सही है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी है और एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी भी है, ये भी सही है। राजस्थान में प्रवेश इसका चित्तौड़गढ़ के बेसरोडगढ़ नामक स्थान से होता है। तो ये सारे कथन सत्य है। मतलब प्रश्न नंबर 9 का कौन सा विकल्प सही रहेगा? आपके चौथा विकल्प सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 10 की तरफ। तो 10वां प्रश्न देख लेंगे मित्रों। बनास, बेड़च, कोठारी, काली सिंध, पार्वती आदि किसकी सहायक नदियां हैं? घग्गर की, बाणगंगा की, लूणी की और चंबल की। तो यहाँ पर कुछ नदियों के नाम दिए हैं। अब आपको ये बताना है कि ये नदियां जो है, ये जिस नदी की सहायक नदियां हैं वो कौन सी है। तो भाई देखो, बनास है, बेड़च है, कोठारी है, काली सिंध है, पार्वती है। ये सभी नदियां अपना जल किस में गिराती है साथियों? चंबल नदी में। ठीक है ना, ये सभी चंबल नदी की सहायक नदियां हैं। तो आपके चौथा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 10 का सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 11 की। प्रश्न को घग्गर नदी से संबंधित असत्य कथन है। अंतः प्रवाही नदी उद्गम हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पहाड़ी से होता है। राजस्थान में प्रवेश हनुमानगढ़ से, सामान्यतः हनुमानगढ़ में ही भूमिगत हो जाती है और प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष है। तो घग्गर नदी के बारे में जो कथन आपको असत्य लगता है उस कथन का चयन आपको करना है मित्रों। अब देखिए, ये घग्गर नदी आपके, ठीक है ना, और घग्गर नदी के बारे में अगर हम बात करें तो अंतःप्रवाही नदी है। बिल्कुल, न तो अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती है और ना ही अरब सागर में। जिसका उद्गम कहाँ से होता है? घग्गर नदी का हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पहाड़ी से होता है साथियों। राजस्थान में जो प्रवेश है घग्गर नदी का, वो किस जिले से होता है? तो हनुमानगढ़ जिले से होता है। ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा विकल्प कह रहा है सामान्यतः हनुमानगढ़ में ही भूमिगत हो जाती है, जो कि गलत है। क्योंकि सामान्यतः ये गंगानगर में भूमिगत होती है। कहाँ पर? गंगानगर में भूमिगत होती है साथियों। तो तीसरा विकल्प क्या हुआ? आपके असत्य कथन। तो 11वें प्रश्न में थर्ड विकल्प आपका आंसर है। और चौथा विकल्प कह रहा है कि प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष है, जो कि बिल्कुल सत्य कथन है साथियों। तो पहला भी सत्य है, दूसरा भी सत्य है, चौथा भी सत्य है, तीसरा क्या है? असत्य है। तो तीसरा विकल्प आपके 11वें प्रश्न का उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 12 की तरफ। साथियों आपके प्रश्न नंबर 12 है, बनास नदी का उद्गम होता है राजसमंद जिले की खमनोर की पहाड़ियों से, अजमेर जिले में गोविंदगढ़ के निकट सरस्वती व सागरमती नामक दो धाराओं के मिलने से, एमपी के विंध्याचल पर्वत से और हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी से। तो इनमें से जहां से बनास नदी का उद्गम होता है वो जगह आपको प्रश्न नंबर 12 में बताना है। और मित्रों 12वें प्रश्न का आंसर देखें तो बनास नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है? राजसमंद जिले की खमनोर की पहाड़ियों से। कहाँ से होता है? राजसमंद जिले में जो खमनोर की पहाड़ियां हैं, बिल्कुल यहीं से बनास नदी का उद्गम होता है। तो प्रथम विकल्प आपके प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर है साथियों। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 13 की ओर। 13वां प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न नंबर 13 में क्या है? बाणगंगा नदी से संबंधित सत्य है। उद्गम इसका जयपुर जिले में स्थित अरावली की बेराट पहाड़ियों से होता है। इसको अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। इसका पानी भरतपुर में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में नमभूमि का निर्माण करता है। और इनमें से सभी, तो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है ये। हर जगह आपको ये चीजें देखने को नहीं मिलेगी साथियों। ये बिल्कुल ऑथेंटिक किताबों के फैक्ट है। और अगर हम बात करें तो बाणगंगा नदी से संबंधित सत्य कथन, भाई बाणगंगा को अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है, आपको पता होगा निश्चित रूप से। और बाणगंगा का जो उद्गम है जयपुर जिले में स्थित अरावली की बेराट पहाड़ी से होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट आता है बाणगंगा से संबंधित, जो आपके क्वेश्चन बन के आ सकता है एग्जाम में, कि किस नदी का पानी भरतपुर में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में नमभूमि का निर्माण करता है? तो आपका आंसर रहेगा बाणगंगा नदी का साथियों। बिल्कुल आपके जो तीसरा विकल्प है ये भी बिल्कुल है सत्य। तो मतलब इनमें से सभी वाला जो चौथा विकल्प है ये आपके आंसर होगा प्रश्न नंबर 13 में। और ये एक एक फैक्ट जो उठाया गया है निश्चित रूप से किताब के अंदर से प्रश्न बनाए गए हैं। भाई किताब के पीछे तो 2-4 प्रश्न दिए होते हैं, लेकिन हम एक एक पार्ट से आपके लिए 30-30 प्रश्न बनाते हैं किताब के अंदर से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आप पढ़ रहे हो साथियों। ये जो कक्षा 6 से 12 तक की मैं किताबें यूट्यूब पर करवा रहा हूँ ना, ये ऑलरेडी ऐप पर 99 वाले कोर्स में करवा चुका हूँ। तो आप कोर्स को ज्वाइन भी करके, और मित्रों
इस टेस्ट सीरीज को बिल्कुल अभ्यास कर सकते हो निश्चित रूप से, उसमें टाइम भी कम लगेगा और आपको राजस्थान अध्ययन किताब एक बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस टेस्ट सीरीज को पूरा करने के बाद में। तो इनमें से सभी वाला चौथा विकल्प आपके 13वें प्रश्न का आंसर है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 14 की ओर। 14वां प्रश्न देख लेंगे मित्रों। प्रश्न नंबर 14 में क्या है, सुमेलित का चयन कीजिए। सुमेलित का चयन करना है। माही की सहायक नदियां सोमवजाकम, लूणी की सहायक नदियां जोजड़ी, बांडी, जवाई, मिटड़ी, खारी, सूकड़ी, सागी और गुहिया। बनास की सहायक नदियां मैनाल, कोठारी, बेड़च व खारी और इनमें से सभी सुमेलित है। तो भाई आपके यहाँ पर ये जो मुख्य नदियां दे रखी है और इधर आपके सहायक नदियां दे रखी है और चौथा कह रहा है कि इनमें से सभी सुमेलित है। तो 14वें प्रश्न का आंसर देखें तो मित्रों माही की सहायक नदियां कौन कौन सी है, सोम व जाकम बिल्कुल है। लूणी की सहायक नदियां कौन कौन सी है, जोजड़ी भी है, बांडी भी है, जवाई है, मेचड़ी है, खारी है, सूकड़ी है, सागी है और गुहिया है। बनास की सहायक नदियां कौन कौन सी है, मैनाल है, कोटारी है, बेड़ाचे और खारी है। मतलब ये सभी सुमेलित है। अतः आपके प्रश्न नंबर 14 में कौन सा विकल्प सही रहेगा, चौथा विकल्प इनमें से सभी सुमेलित है। यह आपका आंसर होगा साथियों प्रश्न नंबर 14 में। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, बनास नदी के संबंध में असत्य कथन है। सवाई माधोपुर में रामेश्वर के निकट चंबल में मिल जाती है। पूर्ण राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, लंबाई 480 किलोमीटर है और भीलवाड़ा इसके किनारे बसा हुआ है। तो भाई प्रश्न संख्या 15 का आंसर देखिएगा। बनास नदी के संबंध में असत्य कथन देखना है। अगर हम बनास नदी की बात करें तो राजसमंद जिले में खमनोर की पहाड़ियों से ये जन्म लेती है साथियों। राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, टोंक जिलों में बहकर सवाई माधोपुर में रामेश्वर के निकट चंबल में ये मिल जाती है। कौन सी नदी, बनास नदी साथियों। बनास नदी एक मौसमी नदी है मित्रों और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली ये सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई कितनी है, 480 किलोमीटर है साथियों। तो बिल्कुल पहला, दूसरा, तीसरा विकल्प सत्य है और भीलवाड़ा इसके किनारे बसा हुआ है गलत है, क्योंकि टोंक व सवाई माधोपुर जो नगर है ये बनास नदी के किनारे पर स्थित है मित्रों। और बनास की प्रमुख सहायक नदियों में देखें तो मैनाल, कोठारी, भेड़च, खारी ये बनास की प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो चौथा विकल्प आपके क्या है, असत्य कथन है। इस वजह से 15वें प्रश्न में चौथा विकल्प आपका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 16 की तरफ। देखिएगा 16वें प्रश्न को, माही नदी राजस्थान के कौन से जिलों में बहने के बाद खंबात की खाड़ी में मिलती है। डूंगरपुर व बांसवाड़ा, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, उदयपुर। तो 16वें प्रश्न का उत्तर बताओ मित्रों। प्रश्न नंबर 16 में कौन सा विकल्प सही रहेगा। देखो माही नदी जो है ये राजस्थान में आपके दक्षिण की तरफ बहती है और अगर हम बात करें कौन से जिलों में बहने के बाद खंबात की खाड़ी में ये मिल जाती है साथियों, तो ये आपके बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जो जिला है, कौन सा जिला, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जो जिला है, इनमें बहने के बाद ये खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। कौन सी नदी, माही नदी। प्रश्न संख्या 16 में दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर है साथियों। देखो अंग्रेजी का यू जो होता है इसका उल्टा आकार बनाती है। उल्टे यू आकार में बहने वाली एकमात्र राजस्थान की नदी कौन सी है, तो फिर भी आपका आंसर क्या रहेगा, माही नदी रहेगा मित्रों। विकल्प आपके दो सही रहेगा प्रश्न नंबर 16 में। आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 17 की तरफ। 17वां प्रश्न देखेंगे, लूणी नदी के संबंध में असत्य कथन है। कौन सी नदी के संबंध में, लूणी नदी के संबंध में। तो असत्य कथन का चुनाव आपको 17वें प्रश्न में करना है। पहला विकल्प कह रहा है बालोतरा तक इसका पानी मीठा रहता है, बालोतरा के बाद इसका पानी खारा हो जाता है, यह नदी कच्छ की खाड़ी में जाकर मिलती है और यह नदी आंतरिक अपोह तंत्र की नदी है। तो मित्रों प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर बताओ, लूणी नदी के बारे में इनमें से कौन सा कथन आपको असत्य लगता है। देखो लूणी नदी को आधी खारी आधी मीठी नदी के नाम से जाना जाता है क्योंकि बालोतरा बाड़मेर तक उद्गम से बालोतरा बाड़मेर तक इसका पानी कैसा रहता है, मीठा, और बालोतरा के बाद इसका पानी कैसा हो जाता है साथियों, खारा हो जाता है। इसी वजह से इसको आधी खारी आधी मीठी नदी कहा जाता है और ये जो नदी है ये कच्छ की खाड़ी में जाकर मिलती है, सही है। लेकिन चौथा विकल्प कह रहा है कि यह आंतरिक अपोह तंत्र की नदी है, तो आंतरिक अपोह तंत्र कहाँ हुई भाई, राजस्थान में समाप्त नहीं हो रही है ये। तो इस वजह से विकल्प नंबर जो 4 है आपके 17वें प्रश्न का सही उत्तर है मित्रों। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 18 की ओर। 18वां प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न नंबर 18 में क्या है आपके, झीलों की नगरी किसे कहा जाता है। उदयपुर को, बांसवाड़ा को, चित्तौड़गढ़ को और प्रतापगढ़ को। तो इनमें से झीलों की नगरी जिसको कहा जाता है उसका चयन आपको प्रश्न नंबर 18 में करना है। तो भाई झीलों की नगरी इनमें से किसको कहते हैं, उदयपुर को कहते हैं। किसको कहा जाता है साथियों, झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है। विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न नंबर 18 का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 19 की ओर बढ़ेंगे मित्रों।
तो चलिए 19वां प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न नंबर 19 में क्या है। अच्छा, 19वां प्रश्न देखने से पहले मैं बताऊं आपको कि जो 149 वाले कोर्स में आप टेस्ट देते हो पूरे 150 प्रश्नों का, इसमें होता क्या है कि बच्चों के कम नंबर आ रहे हैं, ठीक है ना, कम नंबर आ रहे हैं यार, क्योंकि आपके 150 प्रश्नों का टेस्ट है, 1/3 माइनस मार्किंग है, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है, 300 नंबर का टेस्ट होता है। अब आप गलत करते हो तो ऐप ऑटोमेटिक आपका जो अगर गलत प्रश्न किया है तो मतलब 0.66 नंबर आपके कम कर देगा, क्योंकि एक प्रश्न 2 नंबर का कर रखा है एग्जाम के हिसाब से। लेकिन बच्चों के 300 में से 200 के आसपास ही नंबर आ रहे हैं यार, 300 में से 200 के आसपास नंबर नहीं, 300 में से 220 प्लस अगर नंबर आते हैं आपके, कितने, 220 प्लस। जिन जिन के 220 प्लस नंबर आ रहे हैं मतलब उनकी तैयारी बेस्ट है। और 220 से लेकर 180 के बीच में जो स्टूडेंट है वो निश्चित रूप से बहुत ही शानदार तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आप जो रेगुलर तैयारी कर रहे हो तो इसको बिल्कुल रेगुलरिटी बनाए रखें, बिल्कुल भी गैप न दे साथियों। प्रश्नों को हल जरूर करें, तैयारी अच्छे से करें, 2-3 घंटे टेस्ट के लिए निकालें। भाई टेस्ट का टाइम भी मैं तो 1-1.5 घंटे ही रखता हूँ, ऐप पर टेस्ट का टाइम 2.5 घंटे नहीं रखता हूँ, 1-1.5 घंटे का ही टाइम रखता हूँ साथियों, जिसमें एवरेज टाइम आप 40 से 50 मिनट में टेस्ट कर लेते हो। तो निश्चित रूप से साथियों आप 1 घंटे में टेस्ट हल कर रहे हो, जल्दी भी हो रहा है टेस्ट, तो उस वजह से भी अगर नंबर कम आ रहे हैं तो वो अलग बात है। लेकिन जिनके नंबर 100 नंबर से लेकर और 150 ही नंबर आ रहे हैं, 100 से 150, 300 में से 100-150 नंबर आ रहे हैं, तो फिर यार फिर कहीं ना कहीं आपका जो स्कोर है बहुत कम है, इसको बढ़ाने की जरूरत है। सही से तैयारी करें। अभी आपके पास दिन बचे हुए हैं 40 के आसपास, तो इन 40 दिनों में अगर आप चाहो तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी को बहुत ही शानदार कर सकते हो और आप 100-150 से 250 तक भी पहुंच सकते हो मित्रों। लेकिन अच्छे से तैयारी आपको करनी होगी। देखो 19वें प्रश्न को देखें, और आप यूं मत सोचो कम नंबर आ रहे, आप रेगुलर तैयारी करोगे ऑटोमेटिक नंबर बढ़ते जाएंगे, ऑटोमेटिक। उसमें मैं क्या करता हूँ, पूरे जो जीके के प्रश्न होते हैं राजस्थान अध्ययन की किताबों से लिए जा रहे, अभी तक जितने भी टेस्ट हुए हैं सभी प्रश्न राजस्थान अध्ययन की जो किताबें हैं वहां से मैं जीके के प्रश्न बना रहा हूं। और आप लोगों ने राजस्थान अध्ययन की किताबें पढ़ी नहीं, इस वजह से आप लोगों के नंबर कम आ रहे। तो यही कारण है नंबर कम आने का, और कोई कारण नहीं है। दिमाग पे न इस चीज को, राजस्थान अध्ययन की किताबें आप पढ़ोगे तो निश्चित रूप से आपके नंबर बढ़ जाएंगे टेस्ट सीरीज में। और ऑथेंटिक जो प्रश्न है जीके के मैं वो डाल रहा हूँ टेस्ट सीरीज में, डायरेक्टली टेस्ट सीरीज से प्रश्न एग्जाम में बैठने वाले हैं साथियों। तो देखो 19वें प्रश्न नंबर 19 है, जयसमंद झील के बारे में असत्य कथन पूछा गया है, ठीक है, असत्य कथन है। निर्माण जयसिंह ने 1687 से 1689 के मध्य करवाया। गोमती नदी को रोककर इस झील का निर्माण करवाया गया और यह विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील मानी जाती है और इनमें से कोई नहीं। तो भाई ये टाइपिंग मिस्टेक हुई है, यहाँ पर सत्य नहीं असत्य कथन पूछा गया है। तो देखो अगर हम जयसमंद झील की बात करें तो इसका निर्माण मेवाड़ के महाराणा जयसिंह जी ने करवाया था सन 1687 से 1691 ईस्वी के मध्य करवाया था। 89 नहीं होगा साथियों, बिल्कुल पुस्तक में लिखा हुआ है। पेज नंबर भी आपको मैं बता दूं 39 पेज नंबर है कक्षा 6 की राजस्थान अध्ययन की किताब में, ठीक है। 1687 से 1691 ईस्वी तक गोमती नदी पर करवाया गया है मित्रों, ये सही है। और अगर हम बात करें तो विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील भी इसको माना जाता है साथियों। तो दूसरा सही है, तीसरा सही है, पहला क्या है, असत्य है। तो 19वें प्रश्न में विकल्प नंबर 1 आपके सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 20 की ओर। यहाँ मैं वापस कह रहा हूँ कि यहाँ असत्य पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए 20वां प्रश्न देख लेते हैं। धार्मिक महत्व की प्राकृतिक झील कौन सी है। आना सागर, फाई सागर, पुष्कर और बालसमंद। तो धार्मिक महत्व की प्राकृतिक झील पूछी गई है मित्रों। 20वें प्रश्न का आंसर देखें तो धार्मिक महत्व की जो प्राकृतिक झील है वो पुष्कर झील है। और पुष्कर झील आपके कहां पर पड़ती है, अजमेर जिले में पड़ती है साथियों। विकल्प नंबर 3 आपके प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे साथियों 21वें प्रश्न की ओर। 21 में क्या है देख लेते हैं। देखिएगा 21 को, कौन सी झील अजमेर जिले में नहीं है। पुष्कर झील, आना सागर झील, फाई सागर झील और उम्मेद सागर झील। तो इनमें से जो झील अजमेर जिले में नहीं है उस झील का चयन आपको 21 में करना है मित्रों। 21 का उत्तर बताइएगा। देखो पुष्कर भी आपके कहां पर पड़ती है, अजमेर में। आना सागर भी कहां पर पड़ती है, अजमेर में। फाई सागर भी कहां पड़ती है, अजमेर में। लेकिन साथियों जो उम्मेद सागर झील है ये आपके अजमेर जिले में स्थित नहीं है। तो चौथा विकल्प आपके 21 का सही उत्तर है साथियों। 22 की ओर बढ़ेंगे। 22 में क्या है देखते हैं। राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील कौन सी है। सिलीसेड झील, नक्की झील, घड़ीसर झील और बालसमंद झील।
देखो, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो प्राकृतिक झील है उस झील का चयन आपको प्रश्न नंबर 22 में करना है। और मित्रों, प्राकृतिक झील जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है वो कौन सी झील है? नक्की झील। कौन सी झील है? नक्की झील। कहाँ पर स्थित है नक्की झील? माउंट आबू में। माउंट आबू कौन से जिले में पड़ता है? आपके सिरोही जिले में पड़ता है। ऐसी मान्यता है साथियों कि ये जो नक्की झील है इसको नक्की झील इसलिए कहा जाता है कि ये मान्यता है, ठीक है ना, कि इस झील का निर्माण देवताओं ने नाखूनों से किया था। अपने नाखूनों से खोदकर इस झील का निर्माण किया था। इस वजह से ही इसको नक्की झील कहा जाता है। मित्रों, 23 की ओर बढ़ते हैं तो चलिए 23वां प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न नंबर 23 है, राजसमंद में स्थित राजसमंद झील एक प्रसिद्ध झील है जिसके उत्तरी भाग को कहा जाता है 7 चौकी, 8 चौकी, 9 चौकी और 10 चौकी। तो भाई राजसमंद झील कहाँ पर स्थित है? राजसमंद में, और मीठे पानी की झील है साथियों ये। और इसका जो उत्तरी भाग है इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको 9 चौकी के नाम से जाना जाता है। राजसमंद झील के उत्तरी भाग में क्या स्थित है? 9 चौकी स्थित है। 9 चौकी कहा जाता है इसको। विकल्प नंबर 3 आपके 23 का सही आंसर है साथियों। 24 की ओर देखेंगे तो 24 में क्या है आपके? असुमेलित का चयन कीजिए। बालसमंद झील जोधपुर, कायलाना व उम्मेद सागर झील जयपुर, गड़ीसर झील जैसलमेर और गेप सागर झील डूंगरपुर। तो इनमें से जो आपको असुमेलित लगता है उसका चयन कीजिएगा साथियों। 24 में कौन सा विकल्प आपको असुमेलित लग रहा है? आंसर देख लेते हैं प्रश्न नंबर 24 का। और 24वें प्रश्न में देखें तो बालसमंद झील कहाँ पर है? जोधपुर में। गड़ीसर झील कहाँ है? जैसलमेर में। गेप सागर झील कहाँ है? डूंगरपुर में। लेकिन कायलाना और उम्मेद सागर ये दोनों झीलें आपके जयपुर जिले में नहीं है साथियों। विकल्प नंबर आपके जो 2 है 24 का सही उत्तर है। 25 की ओर बढ़ेंगे साथियों। तो चलिए 25वां प्रश्न देख लेंगे। अभी आपके अध्याय नंबर 7वां ही चल रहा है भाई, ठीक है ना। 25वां प्रश्न है आपके, सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है उसका चयन कीजिए। कोलायत झील बीकानेर में, सिलिसेट झील अलवर में, सांबर झील जयपुर में, लूणकरनसर झील बाड़मेर में। तो इनमें से जो आपको लगता है कि भाई ये सुमेलित नहीं है उसका चयन प्रश्न नंबर 25 में करना है साथियों। तो देखो, प्रश्न नंबर 25 का आंसर देखते हैं। तो सिरिसेल झील कहाँ पर है? अलवर में। सांबर झील का है जयपुर में और कोलायत झील का है बीकानेर में। लेकिन लूणकरणसर जो झील है साथियों, लूणकरणसर झील बाड़मेर में नहीं है बल्कि लूणकरणसर झील भी कहाँ है? बीकानेर में स्थित है। तो विकल्प नंबर 4 आपके प्रश्न नंबर 25 का सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 26 की तरफ। देखिएगा मित्रों, 26 को, फलोदी व पोखरण झील क्रमशः किन जिलों में हैं उनका चयन कीजिए। जोधपुर और जैसलमेर में, बाड़मेर और जैसलमेर में, जैसलमेर और बीकानेर में और जोधपुर और बीकानेर में। तो फलोदी व पोखरण झील के बारे में पूछा गया है साथियों 26वें पृष्ठ में। देखो, फलोदी झील जोधपुर जिले में है। कौन से जिले में स्थित है? जोधपुर में। तो पहला या चौथा आपका आंसर होना चाहिए क्योंकि बाड़मेर जैसलमेर में नहीं। और पोखरण झील कहाँ पर है? जैसलमेर में, बीकानेर में नहीं है भाई। तो प्रश्न नंबर 26 में आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा साथियों? जो विकल्प नंबर 1 है आपके 26 का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 27 की तरफ। देखिएगा 27 को, घर की छतों पर गिरे वर्षा के जल को घर के नीचे बने कुएं में एकत्र करना कहलाता है। रूफटॉप जल संचयन, वाटर हार्वेस्टिंग, जोहड़ और खड़ीन। तो 27 में सही विकल्प का चयन कीजिए साथियों। 27 का कौन सा विकल्प सही लगता है? देखो, घर की जो छतें होती है, ठीक है ना भाई, ये आपके घर की छतें हैं। इस पर जो वर्षा का जल गिरता है, इस जल को घर के नीचे बने कुएं में एकत्रित करना क्या कहलाता है? तो इसको क्या कहा जाएगा साथियों? 27 का सही उत्तर बताइएगा। आंसर देख लेते हैं 27 में। इसको रूप टॉप जल संचयन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा इसको? रूप टॉप जल संचयन विधि के नाम से इसको जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे 28 की तरफ। आपके 28 में क्या है? किस तकनीक द्वारा वर्षा के व्यर्थ बहने वाले जल को भूमिगत किया जाता है? रूपटॉप जल संचयन, वाटर हार्वेस्टिंग, टांका और जोहड़। 28 का उत्तर बताओ मित्रों। 28 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? तो देखो, जिस तकनीक के द्वारा वर्षा के व्यर्थ बहने वाले जल को, कि पानी गिरता है तो जो व्यर्थ जल बहता है उसको यदि हम भूमिगत करते हैं तो इसको वाटर हार्वेस्टिंग कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा इसको? वाटर हार्वेस्टिंग के नाम से इसको जाना जाएगा। देखो, रूफटॉप में तो हम क्या करते थे?
जो घर है उसकी छत पर जो पानी गिर रहा है उसको हम नीचे कुएं में, ठीक है ना, कुएं में ले जा रहे हैं, और कोई और जो जल है साथियों अगर वो व्यर्थ बह रहा है और उसको हम भूमि के अंदर कर रहे हैं तो फिर उसको वाटर हार्वेस्टिंग का नाम से जाना जाता है। तो सेकंड विकल्प आपके 28 का सही उत्तर है। चलिए 29 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 29 में क्या है देख लेते हैं। सुमेलित का चयन कीजिए। वर्षा जल को रोककर भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने हेतु बनाई गई संरचना जो होती है इसको जोहड़ कहते हैं। पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु बनाई गई संरचना को खड़ीन कहा जाता है। पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण हेतु घर में बनाई गई कुएनुमा संरचना को टाका कहते हैं। और इनमें से सभी, तो सुमेलित की बात की जा रही है, बिल्कुल टाका क्या होता है, पश्चिमी राजस्थान में क्या होता है साथियों, जो जल संरक्षण है इसके लिए घर में बनाए जो कुएनुमा संरचना है इसको तो टाका कहते हैं। और पश्चिमी राजस्थान में ही कृषि करने के लिए जल संरक्षण हेतु बनाई गई संरचना है जो है इसको खड़ीन की खेती, सुना होगा आपने नाम। और वर्षा जल को रोककर भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने हेतु बनाई गई संरचना को जोहड़ कहा जाता है। तो ये सभी सुमेलित है। अतः 29वें प्रश्न में जो चौथा विकल्प है आपके बिल्कुल सही आंसर है मित्रों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह आपके पहला प्रश्न आ जाता है। ये जो पहला प्रश्न है आपके अध्याय नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। अब आपके अध्याय नंबर 8 को करेंगे। अध्याय नंबर 7 में हमने कितने प्रश्नों को किया, 29 प्रश्नों को किया भाई। कितने प्रश्नों को हल किया, 29 प्रश्नों को। अब अध्याय नंबर 8 चल रहा है आपके राजस्थान अध्ययन की कक्षा 6 की पुस्तक का। तो देखो अध्याय नंबर 8 का पहला प्रश्न, राजस्थान का कितने प्रतिशत भूभाग मरुस्थलीय है। 30%, 40%, 50% और 60%। तो देखो वैसे तो एग्जैक्टली तो 61% है, लेकिन साथियों बुक में एग्जैक्टली मतलब जो ऑप्शन दे रखे थे उस हिसाब से मैंने दे दिया भाई। 60-61 आए तो 61 सही रहेगा, लेकिन है 61 तो ही नहीं है यहाँ पर। तो फिर हम किसको सही करेंगे, विकल्प नंबर 4 को सही करेंगे। राजस्थान का लगभग 60% जो भूभाग है ये मरुस्थलीय भाग है साथियों। तो चौथा विकल्प आपके पहले प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 2 की ओर। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 में क्या है, राजस्थान की अधिकांश कृषि मानसून की वर्षा पर निर्भर करती है, अतः राजस्थान की कृषि को कहा जाता है चक्रवात का जुआ, खेती का जुआ, मानसून का जुआ और भूकंप का जुआ। तो आप सभी को पता होगा कि अधिकांश जो कृषि है राजस्थान की ये मानसून की वर्षा पर निर्भर करती है साथियों। इसी वजह से राजस्थान की कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं। क्या कहते हैं, मानसून का जुआ कहा जाता है। विकल्प नंबर 3 आपके प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 को, राजस्थान में वर्ष भर कौन सी फसलें प्राप्त होती है, रबी की, खरीफ की, जायद की और इनमें से सभी। तो मित्रों प्रश्न नंबर 3 में ये देखो, ये जो पार्ट 8 है ना, आजीविका के प्रमुख साधन। आजीविका मतलब हम अपने जीवन को जिस माध्यमों से भाई जिन जिन माध्यमों से हमारी इनकम होती है, जिनसे हमारा जीवन चलता है, वो साधन मतलब मुख्य रूप से राजस्थान में तो कृषि है। और कृषि का आपके टॉपिक दे रखा है, तो निश्चित रूप से ये भी आपके लिए बेहद उपयोगी प्रश्न है साथियों। तीसरे प्रश्न का आंसर देखते हैं। तो राजस्थान में रबी की फसल भी होती है, खरीफ की भी होती है और जायद की भी होती है। मतलब इनमें से सभी वाला जो चौथा विकल्प है आपके प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर है साथियों। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 4 की तरफ। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 4 को, रबी की फसल नहीं है गेहूं और जौ, बाजरा और मूंग, चावल और सरसों, चना और धनिया। तो इनमें से जिस विकल्प में जो भाई दो फसलें दे रखी है प्रत्येक विकल्प में, तो जिस विकल्प में दोनों फसलें अगर रबी की नहीं है, दोनों में से एक भी नहीं है, तो उसका चयन आपको प्रश्न नंबर 4 में करना है साथियों। देखो गेहूं की फसल भी रबी मतलब सर्दी वाली, ठीक है ना, जौ भी सर्दी में बोया जाता है। चावल, सरसों, चना, धनिया, चना और धनिया ये भी आपके रबी की है। चावल और सरसों ये भी रबी की है। लेकिन बाजरा और मूंग जो है साथियों, ये दोनों जो फसलें हैं, बाजरा जो है ये आपके रबी की नहीं, बल्कि बाजरा किसकी फसल है, आपके खरीफ की फसल है। तो विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर है साथियों। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5 की तरफ। पांचवा प्रश्न देख लेंगे मित्रों। प्रश्न नंबर 5 है, असंबंधित है। जायद की फसल मार्च अप्रैल से जून जुलाई तक, खरीफ की फसलें ज्वार, बाजरा, मूंग, कपास, गन्ना, मूंगफली आदि है। जायद की फसलें तरबूज, खरबूज, तरबूज, ककड़ी, तिल आदि है और कोई नहीं। तो भाई जो आपको यहाँ पर असंबंधित लग रहा है, मतलब बेमेल लग रहा है, मतलब असत्य लग रहा है, मतलब असुमेलित लग रहा है, तो उसका चयन आपको प्रश्न नंबर 5 में करना है। तो चौथे को तो हटा दीजिए। देखो जायद की जो फसलें हैं गर्मी वाली फसलें होती है, जो मार्च अप्रैल में बोई जाती है और जून जुलाई में ये काट ली जाती है साथियों, सही है ये। तो खरीफ की फसलों को देखें तो ज्वार, बाजरा, मूंग,
कपास, गन्ना, मूंगफली, ये सभी फसलें कौन सी फसलें हैं साथियों? आपके खरीफ की फसलें हैं। अब खरबूज, तरबूज जायद की है, ककड़ी भी जायद की है, लेकिन तिल, अरे तिल जायद की नहीं है भाई। तीसरा विकल्प जो है आपके प्रश्न नंबर 5 में क्या है? असंबंधित है, असुमेलित है। तो प्रश्न नंबर 5 का जो तीसरा विकल्प है ये आपका आंसर होगा साथियों। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 की तरफ। तो छठा प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 में क्या पूछा गया है? राजस्थान में कृषि के पिछड़ेपन का कारण है, प्राकृतिक कारण भी है, आर्थिक कारण भी है और संगठनात्मक कारण भी है, और इनमें से सभी। तो कृषि में पिछड़ेपन का प्राकृतिक कारण भी है, जैसे वर्षा का कम होना, ठीक है ना, आर्थिक कारण भी है, संगठनात्मक कारण भी है, ये सारे कारण जो है राजस्थान में कृषि के पिछड़ेपन के कारण है साथियों। इनमें से सभी वाला जो चौथा विकल्प है प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 7 को। इनमें से असत्य कथन है। देश में सर्वाधिक बाजरा, सरसों व ग्वार का उत्पादन राजस्थान में होता है। उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान भारत में जौ व चना उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। तीसरा विकल्प है पश्चिमी राजस्थान में बाजरा सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न है। और चौथा है दक्षिणी राजस्थान में खाद्यान्न फसलों में ज्वार की खेती सबसे प्रमुख है। तो 7वें प्रश्न में असत्य कथन का चयन आपको करना है मित्रों। देखो, अगर हम बात करें पहले विकल्प की, तो पूरे भारत देश में सर्वाधिक बाजरा जो है, सर्वाधिक बाजरा, सरसों, ग्वार का उत्पादन राजस्थान में होता है, बिल्कुल सत्य कथन है साथियों। उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान भारत में जौ व चना उत्पादन में दूसरे स्थान पर है राजस्थान, ठीक है, ये भी सत्य है। पश्चिमी राजस्थान में बाजरा सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न है, बिल्कुल बाजरा खाद्यान्न प्रमुख फसल है और पश्चिमी राजस्थान की, ठीक है ना। दक्षिणी राजस्थान में खाद्यान्न फसलों में ज्वार की खेती, अरे ज्वार की नहीं बल्कि दक्षिणी राजस्थान जो है आपके, दक्षिणी राजस्थान में खाद्यान्न फसलों में ज्वार की खेती नहीं, मक्का की खेती प्रमुख है साथियों। चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 7 का सही आंसर होगा। ये क्या है? असत्य कथन है। तो फोर्थ विकल्प 7वें प्रश्न का उत्तर है। आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 8 की तरफ। देखिएगा प्रश्न नंबर 8 को, असत्य है, असत्य कथन का चयन आपको प्रश्न नंबर 8 में करना है। पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से करीब 17.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का विकास हुआ है। दूसरा है राजस्थान में 35% फसली क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। तीसरा है कुल सिंचित क्षेत्र के 66% क्षेत्र की जो सिंचाई है ये कुएं व ट्यूबवेल से होती है और नहरों द्वारा करीब 43% सिंचाई होती है। तो मित्रों प्रश्न नंबर 8 में जो कथन आपको असत्य लगता है उस कथन का चयन आपको प्रश्न नंबर 8 में करना है। तो पहले विकल्प को देखें तो भाई पश्चिमी राजस्थान जो है इंदिरा गांधी नहर बहती है और इस नहर से करीब 17.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा है साथियों। और 35% जो फसली क्षेत्र है राजस्थान का, यहाँ बिल्कुल सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, ठीक है। और कुल सिंचित क्षेत्र जो है राजस्थान का, कुल भाई टोटल का तो 35% है और उस 35% का भी जो 66% है ये साथियों सिंचाई जो है इनमें कुएं और ट्यूबवेल से होती है, लेकिन नहरों द्वारा 43% सिंचाई नहीं होती है, गलत है ये। फोर्थ विकल्प आपके प्रश्न नंबर 8 का सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 9 की ओर। तो 9वां प्रश्न देख लेते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 9 में क्या है आपके, राजस्थान में सबसे कम सिंचाई होती है कुएं व ट्यूबवेल से, नहरों से, तालाबों से और कोई नहीं। तो कोई नहीं को तो आप हटा दो, कुएं और ट्यूबवेल से तो भाई बहुत अधिक होती है, इसको तो आप हटा सकते हो। और नहरों से, तालाबों से, दोनों में से आपका एक आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 9 में। भाई कुएं और ट्यूबवेल के बाद नहरों का नंबर आता है और तालाबों से सबसे कम सिंचाई होती है राजस्थान में। विकल्प नंबर आपका जो 3 है प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर है मित्रों। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 10 की ओर। तो 10वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 में क्या है, खनिजों की दृष्टि से राजस्थान को कहा जाता है खनिजों का अजैब घर, खनिजों का बादशाह, खनिजों का समुद्र और खनिजों का रेगिस्तान। तो खनिजों की दृष्टि से राजस्थान को जिस नाम से जाना जाता है वो नाम आपको प्रश्न संख्या 10 में बताना है साथियों। 10वें प्रश्न का आंसर देखें तो विकल्प नंबर 1 आपके सही रहेगा। खनिजों की दृष्टि से राजस्थान को क्या कहा जाता है, खनिजों का अजैब घर कहा जाता है। विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर है मित्रों। 11वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 11वें प्रश्न में क्या है देखते हैं, राजस्थान में लगभग कितने प्रकार के खनिजों का खनन होता है? 40, 47, 67 और 132। तो राजस्थान अध्ययन की जो कक्षा 6 की किताब है उस किताब के अनुसार जो आपके अध्याय नंबर जो 8 है उसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है साथियों, बिल्कुल 2022 के संस्करण की किताब की बात कर रहा हूं मैं, कि राजस्थान में लगभग 67% क्या 67 प्रकार के खनिजों का खनन होता है। 11वें प्रश्न में आपके जो थर्ड विकल्प है मित्रों बिल्कुल आपका सही उत्तर रहेगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 12वां प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न नंबर 12 में क्या है आपके,
राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज कौन सा है? कोयला, सोना, रॉक फास्फेट और अभ्रक। तो दिए गए विकल्पों में से आपको सही विकल्प का चयन कीजिएगा। चारों में से सर्वाधिक कौन सा उपलब्ध खनिज है साथियों? 12वें प्रश्न का उत्तर बताइए। प्रश्न नंबर 12 में आंसर देखें तो दिए गए विकल्पों में से राजस्थान में सर्वाधिक जो उपलब्ध खनिज है वो कौन सा है? रॉक फास्फेट। कौन सा खनिज है? रॉक फास्फेट। विकल्प नंबर 3 आपके प्रश्न नंबर 12 का सही आंसर है साथियों। प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। 13वें प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 13 में क्या है आपके? राजस्थान का सीसा, जस्ता, जिप्सम, चांदी, संगमरमर के उत्पादन में देश में एकाधिकार है, दूसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है और चौथे स्थान पर है। तो 13वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। मैं तो 13वें प्रश्न में जो उत्तर है, राजस्थान में जो है, राजस्थान का सीसा, जस्ता, जिप्सम, चांदी और संगमरमर, इनके उत्पादन में देश में क्या है? एकाधिकार है राजस्थान का साथियों। तो विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 14 की ओर। 14वां प्रश्न देख लेते हैं। अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर करके जाना साथियों, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मित्रों, रबी की फसल की प्रमुख फसल है मक्का, बाजरा, कपास और गेहूं। तो भाई ऐसा है, मक्का तो खरीफ की फसल है, बाजरा भी खरीफ की है, कपास भी है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें गेहूं, तो गेहूं क्या है? एक रबी की मतलब सर्दी वाली फसल है साथियों। तो विकल्प नंबर आपके 4 है 14वें प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है मित्रों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऐप को डाउनलोड नहीं कर रखा है तो डाउनलोड जरूर करिएगा। और अभी तक जितने जो हमारे स्टूडेंट है, लगभग 8,500 9,000 के लगभग जो बच्चे हैं, उन्होंने ऐप को डाउनलोड कर रखा है। लेकिन कोर्स को ज्वाइन बहुत कम लोगों ने कर रखा है। तो उनसे निवेदन है कि भाई अगर आपको लगे तो निश्चित रूप से कोर्स को ज्वाइन करिएगा। ऐसा नहीं हो कि बाद में सोच में आप यूं सोचो कि यार काश मैं कोर्स को ज्वाइन कर लेता, क्योंकि 149 ही फीस रखी गई है साथियों एग्जाम तक। और देखो पिछले टेस्ट भी आपको सभी जो टेस्ट है वो उपलब्ध रहेंगे। तो चलिए 15वां प्रश्न देखेंगे। तो देखो 29 प्रश्न तो हमने पहले कर लिए थे अध्याय 7 के, और 15 प्रश्न हम यहाँ के कर रहे हैं। तो इस प्रकार टोटल 44 ये प्रश्न कंप्लीट होते हैं साथियों। अध्याय 8 छोटा अध्याय था, इस वजह से इसके 15 प्रश्न बनाए गए हैं। तो मरुस्थलीय राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है? गेहूं, बाजरा, चावल और मक्का। मित्रों, प्रश्न नंबर 15 का आंसर देखें। 15वें प्रश्न में कौन सा विकल्प सही रहेगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना कैसा लगा वीडियो साथियों, और स्कोर भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना आप, ठीक है। तो 15वें प्रश्न का आंसर देखें तो मरुस्थलीय राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाला जो खाद्यान्न है ये आपके बाजरा है। सेकंड विकल्प 15वें प्रश्न में सही है। वैसे तो पूर्ण रूप से सावधानी रखी गई है प्रश्नों को टाइप करने में, लेकिन फिर भी इन 44 प्रश्नों में से अगर किसी एक भी प्रश्न में आपको लगे कि यार इसका आंसर ये होना चाहिए था, तो आप निश्चित रूप से बताएं साथियों। मैंने बिल्कुल जो किताब है उसके आधार पर पेपर बनाया है, ठीक है। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए।